So students, this is a lesson which we are going to discuss today. The name of the chapter is Ailing Planet, the Green Movement's Role, and this is written by Nani Palkiwala. If we talk about this lesson, hello, good morning, bete. बेटा अभी मैं क्लास में हूँ, चल हाँ बुक से कर लो बेटा, ठीक है ठीक। So student, this lesson, name of the lesson is Ailing Planet, the Green Movement, the Green Movement's role. ये Green Movement क्या है पहले हम ये देखते हैं. Green Movement was a movement to save the earth, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे चलाया गया था. ये जो कंप्लीट लेसन है, दिस लेसन इज एन आर्टिकल, जैसे हम आपको सिखाते हैं इन लास्ट क्लास आई टॉट यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल. So this lesson is an article which was published in the Times of India. It was written by Nani Palkiwala actually. ठीक है, तो ये this lesson by Nani Palkiwala, the well-known lawyer, appeared in the मैंने Times of India कहा, the Indian Express, एक न्यूज़पेपर था, the Indian Express in an article form, एक आर्टिकल फॉर्म में ये आया था, and पब्लिश्ड ऑन 24 नवंबर 1994. तो आप समझो कि ये आर्टिकल जो है इन 1994 में आया था, आज से तकरीबन 16 इयर्स बैक, 26 इयर्स बैक, 26 साल पहले. और उस समय एक जो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर एक कंसर्न, एक चिंता पूरी दुनिया ने जताई थी. ही टॉक्स अबाउट द इकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द अर्थ, द इश्यूज दैट ही रेज्ड regarding the declining health of the earth continue to have relevance even today. यानी उन्होंने कहा कि जो अर्थ है, अर्थ अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अर्थ की हेल्थ भी धीरे धीरे डाउन हो रही है, हेल्थ खत्म हो रही है, कम हो रही है. क्यों खत्म हो रही है हेल्थ? तो उसके पीछे हमें पता है बहुत सारे रीजंस. एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट द पॉल्यूशन. He talks about the interference of the human beings into the ecological system of the earth. या environmental जो system है उसके अंदर हमारा जो इंटरफेयर बढ़ रहा है उसकी वो बात करता है. तो ये जो मेन चीजें हैं इसके अंदर, जो मेन पॉइंट्स है दैट आई विल टॉक. इस चैप्टर की सोल ऑफ द चैप्टर क्या है, जो जहां से लेसन बिगिन होता है, देखें आप, द ग्रीन मूवमेंट, अर्थ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये जो ग्रीन मूवमेंट था, इसने कहा कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. स्टार्टिंग से देखते हैं कि इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में अ ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड. सिंस देन द मूवमेंट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस. यानी 1972 में, 1972 में एक ग्रीन मूवमेंट बना, उसके बाद से पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया एंड द होल वर्ल्ड लुक्ड टुवर्ड्स देम and people got awareness. Copernicus ने क्या पढ़ाया था? Copernicus taught us that the earth and the other planet revolves around the sun. ये Copernicus ने बताया था कि अर्थ और जो planets हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं. Similarly, the green movement has brought the idea that the earth is a living organism. यानी जितना ऊपर का जो एक डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी कि अर्थ और जो बाकी के प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, एक वो, और एक ये पॉइंट, ये कहना कि अर्थ अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक तरीके की डिस्कवरी है. ये उसी के बराबर की डिस्कवरी है.
we have moved towards a holistic and ecological view of the world. The earth's vital signs reveal a patient in declining health. इसको समझो, we have moved towards a holistic and ecological view. होलिस्टिक का मतलब होता है जहां पे सब चीजों को कंप्लीट करके रखते हैं. हम कहते हैं स्कूल के अंदर कि बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी पूरा सर्वांगीण विकास, कंप्लीट विकास, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, एजुकेशनली भी. तो हमारा जो एक थॉट है वो जो है होलिस्टिक हो चुका है. आज हम चाहते हैं कि हम भी जिए और जो है जानवर भी रहे और जो ना पेड़ पौधे भी रहे, फ्लोरा और फोना भी रहे, इंसान भी रहे, सब रहे, है ना. हमारी जो सोच है आज चेंज हो चुकी है. वी हैव मूव टुवर्ड्स होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. इकोलॉजिकल व्यू मींस वी थिंक दैट इकोलॉजी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर इकोलॉजिकल बैलेंस ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ जिएगा. तो आज हमारी सोच थोड़ी सी बदल गई है और हम जो है इकोलॉजी के बारे में भी सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचते हैं. आज की अगर हम बात करें तो द अर्थ्स वाइटल साइंस, जो धरती के जो वाइटल साइंस, वाइटल मींस मेन होता है, वाइटल साइंस का मतलब होता है इंडिकेशंस. यानी जैसे कोई इंसान, किसी पर्सन को जुकाम हो जाए, उसको खांसी हो जाए, तो ये वाइटल साइंस है, मुख्य इंडिकेटर्स हैं कि वो बंदा बीमार है ना. तो ये कहता है कि वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. यानी अर्थ जो है वो धीरे धीरे उसकी हेल्थ, डिक्लाइन मींस कमजोर, कम होना, वो डिक्लाइन हो रही है. अर्थ की हेल्थ जो है धीरे धीरे कम हो रही है, नीचे जा रही है. यस, कहाँ थे हम? अर्थ जो है टुडे डिक्लाइनिंग, यहाँ थे हम लोग. ह्यूमंस हैव रियलाइज देयर एथिकल ऑब्लिगेशन. एथिकल से मतलब होता है एक मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है. तो ह्यूमन आज अपनी एथिकल एक ऑब्लिगेशन, मतलब मजबूरी को भी कह सकते हैं, इसको मजबूरी भी कह सकते हैं, जिम्मेदारी भी कह सकते हैं. तो दे हैव रियलाइज्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द नीड्स ऑफ द प्लैनेट. धरती जो है वो एक प्लैनेट है और इसकी, धरती की जो जरूरतें हैं उसके बारे में लोग आज अवेयर हो रहे हैं. पीपल आर थिंकिंग दैट ट्रीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड जो है ना इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लीन एयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लिव. तो आज जो है लोगों ने रियलाइज किया है उनकी एक एथिकल ऑब्लिगेशन, चाहे इसको मजबूरी कहो, मजबूरी में ही उनको एनवायरनमेंट को संभालना पड़ेगा. जिस स्पीड से हम पहले पेड़ काटते थे उसमें आज थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि लिटिल बिट चेंज है. आज हमारी सोच में बदलाव है. टुडे वी हैव अवेयरनेस. फिर इस लेसन में आगे बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये टेक्स्ट नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये कॉमन चीजें, एक हम ये कह सकते हैं डिटेल्ड समरी है लेसन की. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेल्ड डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या बात, सस्टेन करना होता है जिंदा रहना. भाई आप भी सस्टेन करें, हम भी सस्टेन करें, जानवर भी सस्टेन करें, पेड़ भी सस्टेन करें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मतलब होता है आप कुछ करें जीवन में, और लेकिन आप ये भी ध्यान रखें जब आप रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो कि आने वाली जो जनरेशन है, योर कमिंग जनरेशन शुड आल्सो यूज द सेम रिसोर्सेस. मींस you have no right to finish the resources. जिन साधनों से हम जिंदा हैं उनसे हमारी आने वाली जनरेशंस भी जिंदा रहेंगी. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि we should meet our needs, अपनी जरूरतें पूरी करें लेकिन आने वाले लोगों की जरूरतों के बारे में भी हम सोचें. देखो क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987. 87 में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पॉपुलर हो गया, अवेयर किया इसने दुनिया को बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. एक वर्ल्ड कमीशन था, किस पे था वो? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ये संस्था का नाम है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इसने उसको जो ना बड़ा पॉपुलराइज किया. इट स्ट्रेस द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. कैसा आइडिया, कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए? that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. यानी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को मीट करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग
उनके साथ कोई समझौता नहीं। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन को भी वो चीज मिले जो हमें मिल रही है, उस आधार पे हमें आज डेवलपमेंट करना है। In the name of industrial development, we cannot cut all the trees. We cannot harm the environment. हम अगर environment को harm कर देंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, तो क्या होगा? हम तो जी लेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा? तो जैसे हम जी रहे हैं वैसे उनको भी राइट हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट करो, ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे फ्यूचर जनरेशन की जरूरतें, नीड्स भी पूरी हो सकें। ठीक है। और आगे कहता है कि ह्यूमंस हैव रियलाइज किया है, ह्यूमन ने क्या रियलाइज किया? ह्यूमंस हैव रियलाइज्ड देयर एथिकल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एंड, सॉरी ऊपर पहुंच गया मैं फिर से, हम यहाँ थे। It stressed the idea of development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. Future generation की ability of meeting their needs है वो किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं होनी चाहिए. It means that we should pursue development for our present needs, आज की जरूरतों के लिए, but we should be careful about the needs of the future generations as well. यानी देखो इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेकर समझाऊं। आप ये देखो कि अगर किसी के पास आज 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ लैंड है, आज वो उसके अंदर खाद डाल के या बहुत सारे केमिकल्स यूज करके या उसको बहुत ही अपने खुद के बेनिफिट के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, कार के लिए, घर के लिए, स्टाइल के लिए उसको बेच देता है, तो उसने क्या कर दिया? अब जनरेशन तो उसकी भी आएगी आने वाली, उसने अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करने के लिए उस रिसोर्स को ही खत्म कर दिया जिस रिसोर्स से आने वाली उसकी जनरेशन की जरूरतें पूरी होने वाली थी। ऐसे ही इफ यू टेक इट एज अ अर्थ, इसको हम एक अर्थ के तौर पे देखें, अगर आज हम एज अ होल इन द होल वर्ल्ड, इफ अगर हम ऐसा कर दें कि सारी रिसोर्सेज को ही खत्म कर देंगे, तो आवर कमिंग जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू लिव प्रॉपर्ली। आगे इसे इसकी इन द जू एट लुसाका, वो कहता है कि जाम्बिया एक देश है और वहां पे लुसाका के अंदर एक जू है और एक केज है उसके अंदर, वेयर अ नोटिस रीड्स, एक नोटिस लगा दिया केज के बिल्कुल सामने, उस पे लिखा हुआ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब वो वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल लिखा हुआ है, पीपल गो देयर, देखते हैं उसको, वो सोचते हैं कि जाके देखें भी कौन सा जानवर है वो, लेकिन जब वो जाके देखते हैं तो उनको क्या दिखता है? वहां पे अंदर एक शीशा लगा हुआ है, कुछ नहीं है, और जो भी इंसान अंदर जाके देखता है उसको केवल और केवल अपना फोटो दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। मतलब क्या है? वो कहता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो इंसान है, कोई जानवर किसी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल इंसान पहुंचाता है। इसलिए उसने कहा द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज देयर इज अ मिरर इन व्हिच वी सी आवर रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं। With the continuous and sustained efforts of a number of agencies in different countries, the human beings are realizing that they should not dominate the earth but respect her as a partner. देखो अच्छी सी चीज समझाई उन्होंने, दुनिया भर की बहुत सारी नंबर ऑफ एजेंसीज हैं जिन्होंने ये समझाया लोगों को कि डू नॉट डोमिनेट द अर्थ, भाई अर्थ पे कब्जा मत करो, अर्थ को एक पार्टनर के रूप में लेके चलो जहां पे आपको जीना है, अर्थ के रिसोर्सेस को खत्म मत करो। फिर आगे एक अगला पॉइंट है इसके अंदर, अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। अब अर्थ को उसने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा है, एंड बायो के बच्चे भी समझते होंगे, हम कॉमनली जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे, उसके कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स होंगे तभी तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के, पर्सन के, जानवर के, किसी के भी कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, तो क्या अर्थ के भी कुछ बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं? देखते हैं। The Brands Commission was one of the first international commissions which dealt with the question of ecology and environment. ये कमीशन था ब्रांड कमीशन, ठीक है, ये पहला कमीशन था जिसने इस क्वेश्चन को डील किया। कौन सा क्वेश्चन था? रिलेटेड टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। हमारे इंडिया से इसमें एक आदमी थे, एन इंडियन, मिस्टर एल के झा was a member of this commission. The first brand commission raised the question, देखो ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, समझे बोर्ड के हिसाब से। इस ब्रांड कमीशन एक सवाल उठाया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, इम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। लीव मतलब छोड़ना, सक्सेसर्स क्या होते हैं?
हमारे आने वाले लोग क्या है, हमारी कमिंग जनरेशन हमारी सक्सेसर्स हैं, हमारे वो उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, वो कहता है कि क्या हम अपने सक्सेसर्स के लिए कैसा प्लानिट छोड़ के जा रहे हैं, कैसी धरती छोड़ेंगे। एडवांसिंग डेजर्ट्स, जहां पे डेजर्ट्स बढ़ रहे होंगे, यानी पूरी जमीन बैरन बंजर हो जाएगी और जो है डेजर्ट हो जाएंगे। या एम्पावरिश्ड लैंडस्केप्स, एम्पावरिश्ड मतलब बहुत कम हो जाना, बहुत थोड़ा रह जाना। लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स मतलब जब हरियाली नहीं रहेगी, कोई सीनरी नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो एम्पावरिश्ड लैंडस्केप बन जाएगा। देखो, एक आप छत पे खड़े होकर देखते हो, चारों तरफ हरा भरा आपको खेत दूर दूर तक नजर आते हैं। ये कैसा है, ये एक अलग तरह का लैंडस्केप। लेकिन आपको दूर दूर तक केवल रेत रेत दिखाई दे, तो ये क्या है। और बहुत छोटे मोटे थोड़े बहुत पेड़ दिखाई दें, पौधे दिखाई दें, तो इसको हम इम्पावरिश्ड लैंडस्केप कहेंगे। तो क्या हम अपने कमिंग जनरेशन के लिए, सक्सेसर के लिए, एक एडवांसिंग डेजर्ट का प्लानिट छोड़ रहे हैं, एक एम्पावरिश्ड लैंडस्केप का प्लानिट छोड़ रहे हैं, या एलिंग प्लान एनवायरनमेंट, यानी एलिंग मतलब बीमार होता है, और एनवायरनमेंट आपको पता ही है, क्या हम उनके लिए बीमार वातावरण छोड़ के जाएंगे जिसके अंदर सांस लेना भी मुश्किल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए क्या what we are going to leave for our coming generations. Mr. Lester S. R. Brown in his book, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किताब लिखी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, किताब लिखी। इस किताब में इन्होंने लिखा, क्या लिखा, ही पॉइंट्स आउट अर्थ 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इस मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी किताब में अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में लिखा, और उसने कहा कि ये अर्थ भी अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स क्या है, 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर दैट आर फिशरीज, यानी फिश जिसकी बात करते हैं, फिशरीज जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, यानी कि एक्वेटिक लाइफ है। फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड्स आपको पता है, यानी ग्रासलैंड्स यानी जहां जो मैदानी एरिया होता है जहां पे हम रहते भी हैं, एंड क्रॉपलैंड्स जहां पे हम फसल उगाते हैं। उसने कहा कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, ये 4 चीजें हैं जो अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं। दीज 4 आर द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया का, जहां से हम पैसा कमाते हैं, जहां से हम जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को चलाते हैं, इन 4 चीजों से ही हमें एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, ऐसे ही इन्हीं 4 चीजों से हमें जीवन जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। वी गेट आवर लाइफ। कौन कौन से हैं, फिशरीज हैं, फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड क्रॉपलैंड्स हैं। These 4 are the foundation of the global economic system. दुनिया का जो वैश्विक ग्लोबल आर्थिक सिस्टम व्यवस्था है। Besides providing us food, खाने के साथ साथ they provide nearly all the raw materials for industries. खाना तो देते ही हैं, दुनिया भर का सारा रॉ मटेरियल भी ये हमें देते हैं। Human claims on these systems are becoming unsustainable. इंसान का जो क्लेम है ना, कब्जा है इन सिस्टम्स के ऊपर, वो अनसस्टेनेबल हो गया है। अब उसको सस्टेन नहीं किया जा सकता, यानी हद से ज्यादा गुजर चुका है, हद हो गई है। नाउ इट इज हाइट, यानी अपने अपने एरिया के अंदर लोग ये सोचने की बजाय कि ये एक सामूहिक चीज है, अर्थ इज फॉर ऑल, ये सबके लिए है। लोग क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से इंडस्ट्रीज खोल के, अपने हिसाब से एग्रीकल्चर में जो ना अपने डेवलपमेंट करके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड से आता हो, चाहे किसी भी गैस से आता हो। तो जो इंसानों का ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर बिकमिंग अनसस्टेनेबल एंड दस देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। यानी ये जो 4 जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स से जिनसे हमारी लाइफ चलती है, इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। फिशरीज यानी हम ओवर फिशिंग करते हैं, समंदर से निकालते हैं, तो एक दिन जब बचेगा ही नहीं कुछ, तो वो रिसोर्स खत्म हो जाएगा। ग्रासलैंड की बात करते हैं तो वो हम खत्म कर रहे हैं। फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, जब जंगलों को हम खत्म कर देंगे तो बताओ कहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बचेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर एक तरीके से हमने जिस तरीके से क्लेम कर रखा है, जिस तरीके से इनको हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रखा है, वो उसको बुरी तरीके से हम वेस्ट कर रहे हैं।
अगर क्रॉप लैंड है ना, जहां पे हम फसल उगाते हैं, उस रिसोर्स को भी हम बहुत तेजी के साथ में खत्म कर रहे हैं, उसको इम्पेयर कर रहे हैं। इम्पेयर करने का मतलब उसको बंजर बना रहे हैं, उसको डिसेबल कर रहे हैं। इनकी प्रोडक्टिविटी घट रही है, और इनकी प्रोडक्टिविटी, ये चार जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी अगर घट जाएगी तो आप ये खुद से ये देखो कि क्या होगा। वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, वी वोंट बी एबल टू सस्टेन, हम खुद ही सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दिस हैज लेड टू ड्रास्टिक रिजल्ट्स, और इसकी वजह से बहुत ड्रास्टिक, बहुत भयानक रिजल्ट्स आ रहे हैं। सेवरल स्पीशीज फेस एक्सटिंक्शन ड्यू टू सच डिस्ट्रक्शंस। डिस्ट्रक्शंस मतलब ये तबाही कहो, विनाश कहो। बहुत सारे स्पीशीज जो ना एक्सटिंक्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, विनाश हो गया उनका। जैसे हम कहते हैं टाइगर्स, टाइगर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक बचा पाएंगे? ऐसे बहुत सारे आप आसपास देखें, चील आपके आसपास होती थी, वो जानवर नहीं बचे। मोर दिखाई नहीं देते हमें आजकल, इवन हमें चिड़िया भी उतनी दिखाई नहीं देती जितनी पहले देती थी। तो धीरे धीरे बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन क्लेम्स, इंसान के क्लेम की वजह से। फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट्स, ये एक थॉट है इसके अंदर। फॉरेस्ट प्रीसीड होता है पहले आना, मैनकाइंड, मैनकाइंड से पहले क्या आया? फॉरेस्ट। लेकिन इंसान के बाद क्या आएगा? डेजर्ट। यानी इंसान पहले फॉरेस्ट आए, फिर इंसान आए, लेकिन इंसान के आने के बाद में डेजर्ट आएगा। क्यों आएगा? इंसान की अपनी कमी की वजह से, इंसान की अपनी करनी की वजह से। इसको पढ़ते हैं। द एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग। यानी एंशिएंट मतलब बहुत पुराने समय के जो जंगल थे, एक तरीके से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, इतने लंबे लंबे दूर दूर तक जो जंगल थे, वो इरोडिंग, खत्म हो रहे हैं आजकल। क्यों खत्म हो रहे हैं? अब जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट क्यों खत्म हो रहे हैं, इसको आप अच्छे से जान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स। देखो ये 94 का आर्टिकल है, 1994 का आर्टिकल है। ये कहता है कि एक साल में 40 से 50 मिलियन, मिलियन, लाख नहीं, मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इतने 50 मिलियन एकड़ जो लैंड है उससे हम जंगलों को साफ कर देते हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, दुनिया का वर्ल्ड बैंक कहता है that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000। 94 के आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि 2000 में जो फ्यूल वुड, लकड़ी जलाने के लिए जरूरत होगी, उसके लिए हमें 5-fold, 5 गुना ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था उस समय पे। आज देखो, आज तो 2020 है, कितनी हालत खराब हो गई है। जेम्स स्पेथ, the president of the World Resources Institute revealed, ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है और ये कहते हैं, रिवील्ड मतलब उजागर करना, कहना, a very alarming statistic that we are losing the forest at an acre and a half a second। उसने एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक दिया, बड़ा ही खतरनाक सा आंकड़ा दिया उसने, कि 1 सेकंड में हम कम से कम 1.5 एकड़ लैंड को साफ कर देते हैं। पूरी दुनिया की बात हो रही है, यानी पूरी दुनिया में हर सेकंड में 1.5 से 2 एकड़ जो हम कह सकते हैं जो जो फॉरेस्ट है या जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जा रहे हैं, हम उनको फिनिश कर देते हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 48A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहता है कि इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट, सरकार की ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेक एफर्ट्स टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को सेव करना है और एनवायरनमेंट को बचाना है, ड्यूटी स्टेट की है, ऑफ द कंट्री। अनफॉर्चुनेटली लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नोर एनफोर्स्ड इन इंडिया। अब देखो, इंडिया में लॉज को ना तो कभी रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही उनको माना जाता है ना। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में जिनको हम नहीं मानते हैं। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेट एज फॉरेस्ट लैंड,
दुनिया भर के एरियाज ऐसे हैं जिनको फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है उनको, वहां पे पेड़ ऐसे ही कटते रहते हैं, लोग उस कानून को, उस लॉ को मानते ही नहीं है। तमन्ना बेटे, तमन्ना अपने आप को अनम्यूट करो बेटे। कर दिया सर। हाँ अब बोलो। सर जो सेकंड वाला पैरा था जेम्स स्मिथ वाला, वो एक बार दोबारा से बताना। ठीक है, मैं उसका इसी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई नहीं, डिस्कनेक्ट हो गई। आई विल सेंड दिस वीडियो बेटे, एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था इसकी। ओके। हाँ, साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही। तो दूसरी चीज, सो आई वाज टॉकिंग हियर कि भी फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड, डेजर्ट्स फॉलो। इंसान से पहले फॉरेस्ट आए, लेकिन इंसान के बाद में जंगल आएंगे, इंसान के एक बहुत ही गैर जिम्मेदार, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से। द मेनेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, अब वो बात करता है पॉपुलेशन की, किस तरीके से पॉपुलेशन की वजह से हमारी समस्या हो रही है। मेनेस मीन्स प्रॉब्लम, समस्या या बुराई। द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स overshadowing the future every 4 days. The world population increases by 1 million. 94 की बात है, हर 4 दिन में 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग बढ़ जाते थे। अब 2020 है, आप समझ सकते हो कितने बढ़ते होंगे। The population of India is more than the entire population of Africa and South America together. यानी इंडिया की पॉपुलेशन में आप पूरे जो ना अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसको मिला लो, साउथ अमेरिका को मिला लो, उससे भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्कर्स। एक अच्छी बात बताई कि ज्यादा चिल्ड्रन का मतलब ज्यादा वर्कर नहीं होता है। एक्चुअली इससे सिचुएशन बिगड़ती है। ज्यादा चिल्ड्रन से मतलब होता है ज्यादा खाने वाले, है ना। मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्कर्स, इट मेयरली मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क। इसका मतलब है ज्यादा लोग हैं, और लोग हैं बिना काम के, बेरोजगार हैं वो, यानी ज्यादा लोग मतलब ज्यादा बेरोजगार। द ओनली सोल्यूशन टू दिस वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, सभी को एक ऐच्छिक तौर पे अपने आप फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। 4-4 5-5 बच्चे नहीं, किसी के 2 बच्चे हैं तो दैट्स फाइन, वहीं पे होना चाहिए ताकि वो उनको अच्छे से देख सके, उनको अच्छे से उनकी देखभाल कर सके। फिर वो कहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरा है, ये जो समय है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, लोगों को समझना चाहिए, और लोग समझते भी हैं। स्लोली लोग समझने लगे हैं। स्लोली बट स्टेडीली people are understanding the concept that the entire world should be treated as an integrated whole. पूरे वर्ल्ड को एक मान के चलो, जैसे गांव को मानते हैं, स्टेट को मानते हैं, देश को मानते हैं, पूरी दुनिया को एक मान के चलो, एज अ होल मान के चलो। should be treated as an integrated whole rather than a collection of separate parts. अलग अलग कंट्रीज ना मान के इसको एक मान लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम देश को, हम दुनिया को बचा पाएंगे। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी आने वाली जनरेशंस भी जी सकें, क्या करना पड़ेगा? Everyone has to play his role. हर इंसान को अपना रोल प्ले करना है। Even the industries. मार्गरेट थैचर जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उसके ब्रिटेन के, एंड लेस्टर ब्राउन सजेस्टेड, इन्होंने एक बार सजेस्ट किया था दैट अर्थ इज नॉट आवर प्रॉपर्टी। अर्थ को अपनी प्रॉपर्टी मत मानो कि ये मेरी है, इसको ऐसे मानो जैसे हम किराए के घर में रहते हैं। इसको संभालना है और अच्छा करके अपने आने वाली जनरेशन को देना है, एंड देन वी विल लीव फ्रॉम हियर। Earth is not our property. It passes from one generation to another with the hope that each generation will take care of it so as to pass it on the next with its resource intact. यानी intact मतलब बिल्कुल ठीक। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जाता है, हजारों लाखों साल हो गए, ये रिसोर्सेस यही हैं, एक जनरेशन गई दूसरी आई, तो हमें यही समझना है, इसको आगे बढ़ाना है, इस जनरेशन को, इस रिसोर्स को, और इंटैक्ट, बिना कोई नुकसान पहुंचे, ताकि आगे वाले कमिंग जनरेशन भी जी सके। मिस्टर ब्राउन हैज पुट दिस थॉट वेरी ब्यूटीफुली, जब उसने ये कहा कि वी हैव इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। बड़ा अच्छा थॉट है, इनहेरिट करना होता है, इनहेरिट
करना होता है विरासत में मिलना। तो कहता है कि ये अर्थ हमें विरासत में नहीं मिली है बाप दादाओं से, वी हैव नॉट इनहेरिटेड, वी हैव एक्चुअली वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये मान के चलो अपने आने वाले बच्चों से, चिल्ड्रन से हमने इसको उधार लिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें इसको बचा के रखना है। यही हमें सोचना चाहिए। यही जब हम सोचेंगे तो इस अर्थ को बचा पाएंगे। वी वुड बी एबल टू सेव दिस अर्थ। तो दिस वाज द लेसन। इसकी पूरी एक समरी है, डिटेल्ड समरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे। ठीक है, अगेन वी विल डिस्कस जहां जहां दिक्कत आएगी, और इस लेसन को आज ही आप कंप्लीट करेंगे। So with these words, I